नमस्कार, मैं आशीष और आपका स्वागत है आइडिया सिटी न्यूज में। आइडिया सिटी न्यूज के एक विशेष कार्यक्रम एक्सपर्ट्स की राय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के समय में शिक्षा पर काफ़ी असर पड़ा है। बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आज तक कई स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो बच्चे के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो एग्ज़ाम नज़दीक होने पे बच्चे किस तरह से बेहतर तैयारियां करें, इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े हैं मैथ्स के फैकल्टी मनीष कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ मैथ्स लाल क्लासेस, फैकल्टी ऑफ मैथ्स त्रिविया गुरुकुल। तो मनीष जी, आपका आइडिया सिटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आपसे आज पहला सवाल जवाब करने से पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी आशीष सर, सबसे पहले तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा। और मेरा नाम जैसा कि मनीष कुमार है और मेरा इस फील्ड में लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 8 साल से बहुत सारे बैचेस को पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अपने नज़र में देख रहा हूँ कि वो कैसे पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से उनका अच्छा हो सकता है, कैसे वो अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 8 सालों का है और मैं अभी फिलहाल मैथ से मेरा मैथ अपना पेपर है पीजी कर चुका हूँ। सर, जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक हो चुका है और बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ऐसे में बच्चे अपनी पढ़ाई को किस तरह से तैयारियां शुरू करें, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, मैथ जैसे सब्जेक्ट्स हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं जो कोरोना का जो समय गया तो बहुत अच्छा तो नहीं गया किसी के लिए, है ना। सबके लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई है। बच्चों का देखा जाए तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पहली बार इस तरह के कंडीशन को फेस किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी देखिए हमारे पास क्या है कि 2 तरह के लोग हैं। एक जो प्रॉब्लम आ गया लेकिन प्रॉब्लम पे ही बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ गया वो कैसे डील करें। लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम आया उस पर फोकस नहीं करते, वो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा इस पर फोकस करते हैं। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जो 12th का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं 11 से ले, और आप 11 का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपका लॉकडाउन का जो प्रॉब्लम है वो आपके 12 में होने से हुआ है ना। तो बहुत सारा जो आपका सिलेबस है, खास करके मैथ में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि 11 से लिंक्ड होते हैं। डेट मीन्स 11 में अगर आपने पढ़ रखा है तो 12 में थोड़ा सा मेहनत करोगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर ट्रिगो का टोटल सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं 11 में बहुत अच्छे ढंग से, तो मुझे नहीं लगता कि आप कैलकुलस को, है ना, थोड़ा सा मेहनत करके नहीं सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को 11 में जो आपने पढ़ रखा है उसके आधार पे आप आराम से 12 के सिलेबस को भी कंप्लीट कर करके इतना कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर ला सकते हो कि आप सिलेबस आप जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर्स ला सको अपने बॉडी में। सर, बच्चे आजकल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी उलझ से रह जाते हैं, तो ऐसे में बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव को कैसे मैनेज करेंगे? ये बात ये है कि लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अलग है, सब्जेक्टिव अलग है। दरअसल प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आप उसको एक सीमित दायरे में बांट करके मत पढ़ें। आप क्या करें, आप उस पूरे होल, है ना, होल जो एक्सपेरिमेंट वहाँ हो रही है, वो जो घटना घट रही है, किसी क्वेश्चंस को आप अगर लेके चलते हो तो उसका पूरा ओवरऑल जितना भी दायरा है सबको कंप्लीट करो। जब आप सबको कंप्लीट करोगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम खुद ब खुद समझ जाएंगे। डेट मीन्स आप सब्जेक्टिव का भी आंसर दे सकते हो और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसके आंसर आपके उसी में छुपे हुए हैं। आपको उसके अलग से तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टोटल कंप्लीट करो, टोटल में आपको ऑब्जेक्टिव जो भी बनने होंगे वो उसी के अंदर से ही होना है। तो इस तरीके से आप सिर्फ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम और पूरा का ओवरऑल, जैसे कोई भी आप टॉपिक पकड़ते हो तो उससे जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर कर लो। सारे क्लियर कर लोगे ना आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला ना आपका सब्जेक्टिव छूटने वाला। तो सोचो ही मत कि वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, सोचो बस ये टॉपिक है और ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है। तो मनीष सर, ये बताइए बच्चों को कि बच्चे मैथ के अलावा बाकी सब्जेक्ट कैसे साथ लेके चलेंगे, वो अपने टाइम टेबल रूटीन को कैसे मैनेज करेंगे, इसे कृपया डिटेल में बताएं। देखिए, जहाँ तक इसकी बात है तो बच्चों को सबसे पहले अपना रूटीन सेटअप करना चाहिए। रूटीन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है और हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट है। अगर
आप एक अलग लेवल में जाते हो, खास करके जैसे कि आप अंडर 10 की तो बात नहीं की जाए, है ना, उसके आगे जब आप जाते हैं क्लासेस 11, 12 या उससे ग्रेजुएशन लेवल के क्लासेस में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो साइंस है ना, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री वो कहीं ना कहीं मैथ से भी लिंक्ड है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैथ है ना, मैथ से डील होते हैं या फिर मैथ के कॉन्सेप्ट से उसे अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे मैथ का बहुत ज़्यादा यूज है। तो अगर बच्चे इन चीज़ों को ढूंढें कि कहाँ लिंक है, तो वहाँ क्या होगा कि वो एक ही टॉपिक है और वो टॉपिक फिजिक्स से भी रिलेटेड है, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो आप अगर उस टॉपिक को पकड़िएगा तो आपका वो तीनों को कवर करेगा, यानी एक ही टाइम में तीनों का कुछ ना कुछ पोर्शन है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे टॉपिक्स को पहले पढ़ें, है ना, उससे कॉन्सेप्ट आपका कुछ क्लियर होगा। और बाकी रही सारी सब्जेक्ट्स को लेकर के, है ना, तो उसके लिए एक प्रॉपर रूटीन बनाया जाए कि हमें इस टाइमिंग में ये करना है, इस टाइमिंग में ये करना है, इस टाइमिंग में हमें ये करना है, और सबको प्रॉपर टाइम दीजिए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको कम टाइम में भी काम चलाया जा सकता है ना, या फिर मान के चलिए कि आपका कुछ होमवर्क से जो बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का, तो थोड़ा टाइम केमिस्ट्री का बढ़ा दीजिए, है ना। ऐसा नहीं फिक्स कीजिए रूटीन कि वो हमेशा के लिए आप फिक्स कर दिए हो कि फिजिक्स को 4 घंटे देना है तो देना है, टाइम बच भी रहा है, फिर भी आप मैथ को छोड़ करके फिजिक्स पे ही टाइम दे रहे हैं। आप रूटीन को चेंजेबल रखिए, है ना। हो सके तो आप पर दिन का रूटीन सेट करो कि आप आज आपने क्या किया, उसके हिसाब से कल आपको किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और किसे कम टाइम देने की, क्योंकि आदमी का कंडीशन हर समय एक जैसा नहीं होता। तो आप एकदम चेंज करो रूटीन हर दिन का। हर शाम को आप बैठ के 5 मिनट सोचो कि मुझे कल क्या करना है, किस पोर्शन पे हमें कितना टाइम चाहिए और किस सवालों को हमें डील करना है। और दूसरी बात, कभी कभी बच्चे मैथ में खास करके क्या होते हैं कि जो प्रॉब्लम उनसे नहीं बन रहा हो, चाहे वो किसी भी कार्य की, एक कभी ऐसा होता है कि वो कुछ कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, कोई फार्मूला भूल चुके हैं, और वो फिर मैथ के प्रॉब्लम के पीछे लग जाते हैं और इतना दिन तक लगे रह जाते हैं कि अपना अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो आपको करना उस समय ये है कि जो प्रॉब्लम आपसे 1 या 2 अटेम्प्ट में कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको साइड रखें। कभी न कभी वो दोबारा आपके सामने वो आएगा और वो उस समय आपसे बन जाएगा। तो उस समय ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट ना करें। 1 या 2 अटेम्प्ट ले, अगर बना तो ठीक, नहीं बना तो साइड रखें। तब तक फिर आगे बढ़ें, क्योंकि उसी समय ज़्यादा उस पर अटेम्प्ट लेने से क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। और चूंकि आपके कोरोना काल में आपको टाइम मिला नहीं है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखें। तो सर, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना के समय में डिजिटल क्लास नहीं पढ़ पाए, ऑलरेडी कोचिंग स्कूल्स बंद थे, तो वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? देखिए, जहाँ कोरोना काल है और हम अपने भारत में रहते हैं, तो यहाँ सभी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि लॉकडाउन हुआ है ना, तो लॉकडाउन में कुछ सिस्टम बदला भी। हमने अपने पुराने ढर्रे को कुछ छोड़ा और नए ढर्रे पे आना शुरू किया। उसी में था हमारा ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया। बहुत सारे लोगों ने इस जरिए को सबसे पहली बार अपनाया, हम लोगों ने भी स्टार्ट किया और इससे पता चला कि नहीं, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ हम इस रास्ते पे नहीं जा सकते, ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है। और लोगों ने करके भी देखा और बच्चों ने करके भी दी। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास करवाई, टेस्ट लिया, तो पता चला नहीं कुछ हो रहा है। फिर हम लोग प्रॉपर जब उन बच्चों से मिलते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की और उसका फ़ायदा उन्हें मिला। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि सारे बच्चे इससे जुड़ नहीं पाते। जहाँ तक ग्रामीण इलाके हैं, तो ग्रामीण इलाकों में प्रॉब्लम्स हैं। कहीं नेट का व्यवस्था सही नहीं है, तो किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के गार्जियन इतने सक्षम नहीं है कि उनको ये सारी फैसिलिटी मुहैया करा सके। तो अगर उन बच्चों का ये हो नहीं पाया, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा जरिया है कि सबसे पहले वो बुक को अपना साथी बना और बुक को रखें और बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स को वो पढ़ने का कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ करोगे, हाँ शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा और आप क्या करोगे, डिप्रेशन का शिकार होगे, उसको छोड़ो। तो आपको वो नहीं करना। आप पढ़ो, एक बार पढ़ो, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को करने का कोशिश करो। आप देखो, आपसे हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। आपको लगेगा कि शायद हमने कुछ पढ़ा है। आप एक एग्जाम्पल करो, 2 एग्जाम्पल करो, तीसरा एग्जाम्पल करो। हो सकता है एक बार पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको देख के ही बनाना पड़े, लेकिन हो सकता है 1 से 2 बार अटेम्प्ट लेने के बाद तीसरा बार वो एग्जाम्पल आपसे खुद बने। और वो एग्जाम्पल सिर्फ नहीं बनेगा, आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और फिर आप उसके जैसे 10 एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। आप
ये हमेशा ध्यान रखें कि टीचर्स जो होते हैं वो टीचर्स आपके सिलेबस या आपके को पढ़ाते नहीं हैं। टीचर सिर्फ आपके पढ़ने के प्रोसेस में आपको हेल्प करते हैं। अगर टीचर हैं तो जो क्वेश्चंस आपके 5 मिनट में डील हो सकते हैं, अगर वो टीचर नहीं है तो आप उसे 10 मिनट में ज़रूर डील कर लोगे। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगे, लेकिन आप बिना टीचर के भी आप इस काम को कर सकते हैं अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है तो मनीष सर, कुछ सवाल बच्चे के गार्जियन को लेकर भी है कि कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि बच्चे को ऊपर काफ़ी मेंटली प्रेशर डालते हैं। कुछ गार्जियन बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई पढ़ो तो अच्छा, ना पढ़ो तो अच्छा। तो उस गार्जियन को आप क्या कहेंगे, बच्चे को कितना केयर करें? देखिए, जहाँ तक गार्जियंस की बात है तो गार्जियंस में कुछ ऐसे गार्जियंस ग्रामीण इलाकों में होते हैं जो कि बच्चों को बस छोड़ देते हैं, जहाँ है जैसा मर्जी है जो कर रहे हैं वो करिए। तो ये जो है समाज के लिए कोई बहुत अच्छी, आप सोच सकते हैं ये अच्छा न्यूज़ नहीं है, क्योंकि गार्जियंस का कुछ ना कुछ दायित्व तो बनता है और वो इस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं और चाहते हैं जितना जल्दी मुक्त हो जाए। बच्चे हैं जो अपने दम पे आगे बढ़े, ठीक है आप अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आप उससे पहले ही उसे छोड़ देते हैं। आप जिस समय वो क्लासेस ज्वाइन करता है, जिस समय वो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद स्टडी शुरू करता है, आप उस समय उसका ध्यान नहीं रखते। हम लोगों ने ये फील किया, हमारे बैचेज में हमारे बच्चे जब आते हैं, हम उनसे प्रॉपर उनसे बात विचार करते हैं तो हमें ये लगता है कि गार्जियंस ने क्या है कि बस जब तक वो बच्चे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही क्लास 10 या 11th में आते हैं गार्जियन को लगता है कि अब ये खुद से चलने के लायक होगी, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रोसेस है इसके कारण उनका मोरल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, और जब मोरल ख़त्म होते जाता है तो उनका पढ़ाई से ध्यान भी खत्म होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक अच्छे बच्चे होकर के भी, है ना, किसी और रास्ते को पकड़ लेते हैं। आपका वहाँ पे केयरिंग ज़रूरी है। कुछ गार्जियंस ये भी बोलते हैं कि मुझे ये सब समझ में नहीं आता, हम इसको कैसे देख सकते हैं। आपको ये नहीं देखना कि वो पढ़ क्या रहा, आपको बस ये देखना है कि वो कर क्या रहा। आप ये तो ज़रूर देख सकते हैं ना कि वो कर क्या रहा, वो कितने घंटे कॉपी किताब लेके आपके साथ के सामने बैठ रहा। आप ये तो ज़रूर देख सकते हैं ना वो कि किन के साथ घूम रहा है, कब तक घूम रहा है, और घूम रहा है तो वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ अनर्गल तो नहीं कर रहा है। ये तो ज़रूर आप देख सकते हैं ना। आपके पास मैसेज जाता है, आप भले इग्नोर कर दो। इग्नोर करने से क्या होता है कि बच्चे का जो आपका जो पढ़ने का टेंडेंसी वो ख़त्म होता है और किसी और चीज़ में उसका मन ज़्यादा लगने लगता है, जिसके कारण वो पढ़ाई से भटक जाता है। और लास्ट में पूरे स्टडी टाइम में गार्जियन उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और जब रिजल्ट की बारी आती है तो रिजल्ट के समय उस जिस बच्चे का रिजल्ट ख़राब होता है उसके गार्जियन उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि तुमने किया क्या, सीधे कभी किसी को घर से निकाल देना, ऐसे करके बहुत सारे केसेस आते हैं। तो मैं उन गार्जियन को खास करके बोलूँगा कि आप केयरिंग पहले करें। जब वो स्टडी कर रहा तब आप उसका केयरिंग करें। रिजल्ट के समय इन चीज़ों से जहाँ तक उनका मनोबल टूटेगा और वो आगे और अच्छा ना सोच करके वो अपने आप को डिप्रेस करेंगे, और डिप्रेशन के बाद वो बहुत सारी घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। तो रिजल्ट जैसा भी हो उसे एक्सेप्ट करें। अगर केयरिंग करना है तो रिजल्ट के बाद नहीं करें, है ना, आप उसे स्टडी टाइम में केयरिंग करें। इससे आपका रिजल्ट भी बेटर होगा और बच्चे का हर दृष्टिकोण से एक अच्छा विकास होगा। बच्चे का माइंड सबका एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ को बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं, और किसी बच्चों का इंटरेस्ट कहीं और होता, पढ़ाई में थोड़ा कम होता। लेकिन गार्जियन इस चीज़ को जज नहीं करते। उनको लगता है कि वो पढ़ रहा है तो मेरा क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। तो पहली बात तो ये है कि समझने की ज़रूरत है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे गार्जियन मिस क्या करते हैं कि ठीक है आपको लगता है कि मेरा भी बच्चा पढ़े, तो किसी नदी का डायरेक्शन बदला जा सकता है, नदी को रोका नहीं जा सकता। अगर आप नदी को डायरेक्ट रोकोगे तो फिर वो बांध को तोड़ करके बहुत ही प्रलय का रूप ले लेगी। तो आप बच्चों को डायरेक्ट सोचते हैं कि वो जो नहीं कर रहा उसको हम डायरेक्ट सोचते हैं कि उसको एकदम मार के, पीट के, घुसा के, है ना, मेंटली टॉर्चर कर करके किसी भी तरह से उसको पढ़ने के लिए आप प्रेरित करना चाहते हैं, तो ये गलत है। आप उसका डायरेक्शन बदलिए, आप उसे धीरे धीरे उस लाइन पे लाइए। जिस दिन वो उस लाइन को पकड़ लेगा उस दिन वो खुद पढ़ना स्टार्ट कर लेगा। आपके प्रेशर्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्रेशर से उसे बदलना चाहते हैं तो वो गलत है। आप उसमें ये जगाएं कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है और पढ़ना भी जरूरी है। अगर जिस दिन वो अपने आप से यानी खुद की रुचि से पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उस दिन उसका 2 घंटे का पढ़ाई जो होगा
उस पहले वाले दिन के 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। क्योंकि जब प्रेशर में कोई काम होता है, खास करके स्टडी, बाकी के काम तो फिजिकल वर्क को प्रेशर में भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन स्टडी कभी भी प्रेशर में नहीं हो सकती। जहाँ तक वो और लॉस जाएगा, उसका टाइम भी लॉस होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब भी होगा, और ऊपर से आपका जो प्रेशर है उसको जीवन नहीं होगा और वो गलत रास्ते पे ही चलेगा। ऊपर से आपका और उसके बीच का रिलेशन भी खराब होगा, वो आपके बातों को मानना बंद कर देगा। धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा और आपका उस पर कंट्रोल घटेगा तो फिर आप दोनों के बीच का रिलेशन नहीं रह पाएगा, और इस तरीके से हमारा समाज धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इस चीज़ को ठीक कर सकते, तो बच्चे को केयर कीजिए, है ना, उसका डायरेक्शन बदलने का कोशिश कीजिए, डायरेक्ट रोकने का कोशिश नहीं। धन्यवाद मनीष सर, आप अपना बेहतर और कीमती समय हमारे बच्चों के लिए देने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपके बताए मार्गदर्शन पे बच्चे फॉलो करेंगे और आगे बढ़ के अच्छे से अच्छे बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपने चैनल में हमें आमंत्रित किया और हमारी बातों को बच्चों के सामने पहुंचाया। हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें आइडिया सिटी न्यूज।